बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेस्पिरेटरी सरफेस एंड लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़ कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं। जैसे लफ्ज़ से पता चल रहा है रेस्पिरेटरी मतलब रिस्पायरेशन की, सरफेस जगह, तो रिस्पिरेटरी सरफेस मीन्स द एरिया वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द ब्लड कि वो वाली जगह जहाँ पर एक्चुअल में माहौल और ब्लड के दरमियान गैसेस का तबादला किया जाता है उसे हम रिस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि इसकी खसूसियात क्या होती हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की, जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट और ब्लड के दरमियान वो अफेक्टिव होता है। सबसे पहली बात कि ये जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है ये मोइस्ट नमदार परमिएबल मतलब सुराखदार होती है। इट इज़ थिन, ये पतली होती है। इट हैज़ अ ब्लड सप्लाई, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। इट हैज़ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है उस स्ट्रक्चर को। इट इज़ लोकेटेड इंटरनली, और ये अंदर की तरफ पाया जाता है। एयर वेंटिलेट्स ओवर इट, इसमें से हवा जो है वो गुजरती रहती है ताकि फ्रेश एयर जो है वो बॉडी के अंदर जाए। एयर रीचेस इट टू इट आफ्टर पासिंग अ ब्रांच्ड ट्यूबुलर वे, हवा जो है रिस्पिरेटरी सरफेस तक बहुत सारी ट्यूब से, नालियों से गुजर कर पहुँचती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है हाउ नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग द इनहेल्ड एयर कि जो हम हवा सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं उसको नेजल कैविटी उसको साफ करने में क्या किरदार सर अंजाम देती है। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस बलगम टाइप प्रोड्यूस करती है। ये क्या करते हैं, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल, कोई भी हार्मफुल मट्टी हो गई, कोई भी चीज़ होती है जर्म्स वगैरह, उनको सबसे पहले ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं इन द एयर, जो कि हवा में पाए जाते हैं। बिफोर दे गो डीपर इनटू द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है नेजल कैविटी, फिर आगे फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, उन सब तक जाने से पहले क्या होते हैं, ये हमारे पास ट्रैप हो जाते हैं। तो वो फिर अंदर नहीं जाने देता, तो उसको उसकी हिफाजत की जाती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन आपने मैट्रिक में भी सेम क्वेश्चन पढ़ा था कि आपने पैसेज में बताना है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का कहाँ से गुजर के कहाँ तक जाया जाता है। तो सबसे पहले इंटरनल नोस्ट्रल्स, फिर फेरिंग्स, फिर ग्लॉटस, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वेलाई आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच एल्व्यूलर डक्ट मतलब वो वाली नाली ट्यूब जो एल्व्यूलाई तक जा रही होती है उसको क्या कहते हैं, एल्व्यूलर डक्ट। हर जो एल्व्यूलर डक्ट होती है वो एक एल्व्यूलाई के क्लस्टर में जाके ओपन होती है, गुच्छे में जाके ओपन होती है, विच आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, जिसको ब्लड कैपिलरीज ने घेरा हुआ होता है। एन एल्व्यूलस इज मेड ऑफ मोइस्ट एपिथेलियल टिश्यू, जो एल्व्यूलस है ये मोइस्ट एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर थिक होता है। इस वजह से ये प्रोवाइड करता है रिस्पिरेटरी सरफेस वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, जहाँ पर खून और हवा का जो तबादला होता है वो होता है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जो एल्विलाई हैं ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। जैसे आपने पहले देखा होगा नेफ्रॉन हम पढ़ते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, न्यूरॉन्स को हम पढ़ते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। इस तरीके से एल्विलाई क्या होती हैं, लंग्स रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होती हैं। वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। ये एल्विलाई क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं टोटल सरफेस ह्यूज टोटल सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज
गैसेस के तबादले के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। कहते हैं व्हेन वी ब्रीथ इन, मतलब जब हम सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं हवा को, द एल्विलाई फिल विद एयर, तो जैसे गुब्बारा हवा से भर जाता है ऐसे एल्विलाई भी क्या होते हैं, फिल हो जाती हैं हवा से, मेकिंग द लंग्स एक्सपेंड, जिससे हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। ऑक्सीजन इन द एयर इनसाइड द एल्विलाई इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। अब जब हवा एल्विलाई तक पहुंचती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन को खून एब्जॉर्ब कर लेता है डिफ्यूजन के ज़रिए इन द नेटवर्क ऑफ टिनी कैपिलरीज दैट सराउंड दैम, जिन कैपिलरीज ने एल्विलाई को घेरा हुआ होता है। द ब्लड इन दीज कैपिलरीज, जो उन कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन के ज़रिए हवा में शामिल हो जाती है एल्विलाई के अंदर। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एयर जब हमारी बॉडी से निकलती है तो रशेस इनटू द आउटसाइड इन एटमॉस्फेयर, ये एल्विलाई से निकलकर माहौल में चली जाती है और अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाती है। इस तरीके से ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड ऑफ द बॉडी मूव करती है और गैसेस एक्सचेंज होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायाफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि जब हम सांस लेते हैं अंदर, जब सांस बाहर निकालते हैं, हवा बाहर निकलती है, तो उस वक्त डायाफ्राम का क्या किरदार होता है। डायाफ्राम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है। डायाफ्राम क्या है, डोम लाइक लार्ज स्केलेटल मसल्स हैं दैट सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन। ये क्या है, डोम लाइक गुम्बद नुमा स्केलेटल मसल्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि सीने को पेट से अलग कर रहे होते हैं। कहते हैं कि इनहेलेशन के दौरान डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। इट काजेज द डायाफ्राम टू लोअर, जिसकी वजह से, इसको सिकुड़ने की वजह से डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है एंड टेक अ मोर फ्लैटेंड शेप, और ये ऐसे चिपटी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। जबकि एक्सहेलेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, जो हमारी जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ, वो एक दूसरे से उनका जो फासला होता है उसके दरमियान उनके मसल्स लगे हुए होते हैं। उन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम रिलैक्स होता है कब, एक्सहेलेशन में। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, इनहेलेशन में। डायाफ्राम जब रिलैक्स होता है, इट एज्यूम इट्स डोम लाइक शेप, तो ये अपनी गुंबद नुमा शक्ल को दोबारा बहाल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द 3 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किन तरीक़ों से होती है। वो हमारे पास 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्राम टिश्यूज़ टू लंग्स। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है एज बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन ये 72% करता है। उसके अलावा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 20% करता है, और प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट जो है 8% होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई रेदर देन अ पेयर ऑफ सिंपल बैलून्स लाइक लंग्स। कि हमारे पास जो लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एल्व्यूलर सैक, एयर सैक हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इनका क्या फ़ायदा है, और इसकी जगह पर भाई हमारे पास बैलून्स लाइक 2 सिर्फ बैलून्स हो जाते हैं लंग्स के अंदर जिनमें हवा भरती है वो, तो लेकिन बैलून्स नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एल्वुलाई हैं, तो इनका क्या फ़ायदा होता है। कहते हैं हैविंग मिलियंस ऑफ एल्वुलाई इंस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ सिंपल बैलून्स लाइक लंग्स प्रोवाइड्स सेवरल क्रूशियल एडवांटेजेस फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है कि एल्वुलाई के जरिए इंसान के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है। कहते हैं जो इसमें ढेर सारी एल्वुलाई मौजूद होती हैं ये उनको बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होती है और ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट होती है। उसके अलावा हर एल्व्यूलस के इर्द गिर्द कैपिलरीज का जाल होता है, जिसकी वजह से तेज़ी से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो अकर होता है। एल्वुलाई जो है उसकी थिन वॉल होती है, मिनिमाइज द डिफ्यूजन डिस्टेंस, और इसके क्या होता है उनको ज़्यादा फासला नहीं तय करना पड़ता, एंड स्पीडिंग ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो रेट होता है वो तेज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन
सबसे पहले है इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, फिर है अपर और लो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है, फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या फ़र्क है, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में फ़र्क देख लेते हैं। तो इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, कि जब ब्लड के अंदर, लंग से ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन चली जाती है तो वो जो ऑक्सीजन हर बॉडी के सेल तक पहुंचती है उसे हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होती है, लंग से ब्लड तक जाना, गैसेस का तबादला होना एक्सटर्नल कहलाता है, ब्लड से बॉडी सेल तक तबादला होना इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है। इंटरनल रिस्पायरेशन जो होती है बॉडी के हर टिश्यू में हो रही होती है, जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन सिर्फ लंग्स में होती है, रिस्पायरेटरी सर्फेसिस में। इंटरनल रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू सेल्स, खून से टिश्यू सेल्स की तरफ ऑक्सीजन जाती है, और एक्सटर्नल एल्वोलाई में एल्वोलाई से खून की तरफ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो खून से खून में जो है टिश्यू से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर खून से एल्वोलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि द सप्लाई सेल्स विद ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरनल रिस्पायरेशन क्यों होती है, ताकि वो मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके और एज अ बाय प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको रिमूव किया जा सके। और यहाँ पे क्या होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में, ताकि ऑक्सीजन को ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जा सके, उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को उससे रिमूव करवाया जाए। सेकंड पॉइंट है हमारे पास अपर और लो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट किसे कहते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास फर्स्ट वाले रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के हिस्से आ जाते हैं, जैसे नोज है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स और लेरिंग्स। जबकि लो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में उसके बाद वाले ट्रैक किया ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स के अंदर एल्वोलाई आ जाते हैं। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम होता है कि हवा को फिल्टर करना, उसको गर्म करना और उसको नमदार बनाना, ह्यूमिडिफाई करना। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का काम होता है एल्वोलाई तक एयर को पहुंचाना और उनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज को करवाना। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई क्या है, लार्जर एयरवे है, लंबी नाली सी होती है, और ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी बनिस्बत छोटे एयरवेज होते हैं। इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होता, इसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करता है, एयर को लंग्स तक पहुंचाता है ट्रैकिया से लेकर, और ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, एल्वोलाई का एयर फ्लो कंट्रोल करता है और हवा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको रेगुलेट करता है। देन हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन 4 पेप्टाइड बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, जबकि मायोग्लोबिन सिर्फ एक पेप्टाइड चेन पर, पॉलीपेप्टाइड चेन पर कॉन्सिस्ट कर रहा होता है। इसके अंदर हीम ग्रुप 4 होते हैं, इसके अंदर एक हीम ग्रुप होता है। ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है, जबकि ये स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में मायोग्लोबिन पाई जाती है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है अटैच होती है 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स के साथ, लेकिन ये सिर्फ एक के साथ अटैच होती है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है। इसके पास लेस एफिनिटी होती है विद ऑक्सीजन, और इसकी मोर एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। ये लूज़ करता है ऑक्सीजन एट PO2 60 मिलीमीटर मरकरी, और ये जो है लूजेस ऑक्सीजन एट PO2 20 mmHg। उम्मीद करती हूँ तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।